दोस्तों को नमस्कार, वेलकम टू पीएस एकेडमी। दोस्तों यहाँ पर हम लोग टॉपिक वाइज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बार बार परीक्षा पूछती है उन प्रश्नों को हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं और यही बार बार परीक्षा प्रश्न पूछती है। तो इससे दाएं बाएं पढ़ने की जरूरत क्या है, उतना ही पढ़ो जितना जरूरी है, परीक्षा जो पूछती है। बाकी टॉपिक वाइज सारी चीजें कंप्लीट की जा रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नीचे लाल बटन, ताकि जो भी और अपडेट आए आगे अगली क्लासेस हो आपको मिल सके। और टेलीग्राम पर इसकी पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है, जिससे आप रिवीजन कर सकें। मनोविज्ञान ये कहता है कि अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो आप चीजें भूल जाएंगे, तो रिवीजन करते रहिए, सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए बिना किसी देरी के आज विशिष्ट बालक टॉपिक है, देख लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 18 प्रश्न है जो बार बार रिपीट की जाती है, वो कौन से क्वेश्चन हैं। दोस्तों शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों के साथ। तो पहला प्रश्न यहां पर है, नवोदय विद्यालय की स्थापना हुई। देखिए चारों ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, चीजों को समझिएगा। वुड डिस्पैच के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, 1854 की बात है और 1854 में नवोदय विद्यालय का अस्तित्व नहीं था। वुड डिस्पैच क्या कहता है कि महिलाओं को शिक्षा दी जानी चाहिए और मातृभाषा में यहां पर बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए। ठीक है, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा इसको कहा जाता है, इस चीज को याद रख लीजिएगा। और यहां पर डलहौजी को ये चीजें सौंपी गई थी कि यहां पर आप मातृभाषा में शिक्षा दिलवाइए और बाकी जो 5वीं क्लास तक, प्राथमिक विद्यालयों तक, बाकी जो ग्रेजुएशन लेवल तक की बात है, उन्होंने बोला था इंग्लिश में शिक्षा दी जानी चाहिए। मैग्ना कार्टा इसलिए कहा जाता क्योंकि इनका इतना बढ़िया, कहीं ना कहीं आप देखोगे आयोग बनाया था, इतना बढ़िया इन्होंने सिफारिश की थी कि वाकई में एक शिक्षा को लेकर के एक रिवोल्यूशन यहां पर आया था। राधा कृष्णन आयोग की बात करें तो इन्होंने क्या किया था दोस्त, यहां पर विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया गया था 1948 ईस्वी में। उसके बाद आप देखोगे नई शिक्षा नीति की पहली बार जब पहल हुई थी, वो कौन सा वक्त था, वो था 1968 का, जब नई शिक्षा नीति की पहल की गई थी। रीजन क्या था यार, एक बात बताओ, जब आपका नई शिक्षा नीति जब आती है तो उसमें क्या देखने को मिलता है कि एक माइलस्टोन सेट किया जाता है कि 5वीं क्लास तक बच्चे को किस तरीके से पढ़ाना है। जैसे कि प्राथमिक शिक्षा होती है 5वीं क्लास तक, उसमें मातृभाषा में बच्चों को पढ़ाना है। फिर 6 से लेकर के 8 तक बच्चों को किस तरीके से एजुकेट करना है, 7 से लेकर के 10 तक किस तरीके से बच्चों को एजुकेट करना है। ये एक नई शिक्षा नीति होती है, नीति होती है, एक शिक्षा की नीति होती है, जिसमें अलग अलग शिक्षा आएगी तो उसको नई शिक्षा नीति, फिर नई शिक्षा नीति। अब देखिए 1968 में इंदिरा गांधी के कार्यकाल में नई शिक्षा नीति आई थी, नई शिक्षा नीति आई थी 1968 में, जो कि 1964 और 66 के कोठारी आयोग की सिफारिश पर देखने को मिलता है। फिर इसमें कुछ संशोधन देखने को मिला और यहां पर 1985 में देखने को मिला कि यार नहीं, ये शिक्षा नीति कारगर नहीं है, इसमें बदलाव की जरूरत है। तो फिर यहां पर बदलाव के लिए सिफारिश की गई। तो यहां पर 1986 में एक नई शिक्षा नीति देखने को मिली, जिसमें आप 10+2+3 आप लोग देखने को मिलता है, जो आप भी कर चुके हो 10+2+3। ठीक है, तो 10 मतलब 10वीं क्लास तक, 2 मतलब कि 12वीं और 3 मतलब ग्रेजुएशन की बात की जाती है। और यहां पर ही आप समझ लीजिएगा कि रिवोल्यूशन आना स्टार्ट हुआ था। अब 10+2+3 नई शिक्षा नीति 1986 में देखने को मिली थी और इसी 1986 में आपका 1986 नई शिक्षा नीति के तहत आपका नवोदय विद्यालय की भी स्थापना की गई थी। अब नवोदय विद्यालय की स्थापना में देखिए सिफारिश किसकी थी, आपकी राजीव गांधी जी की, कि हर एक जिले में क्या होना चाहिए, नवोदय विद्यालय होना चाहिए। आज जिले कितने हैं, 773 जिले हैं इंडिया में, और नवोदय विद्यालय की संख्या की बात करें तो अनुमानित 691 नवोदय विद्यालय यहां पर देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, सबसे बड़े जिले की बात करें तो कच्छ जो है, जो गुजरात का कच्छ है, वो सबसे बड़ा जिला है। दूसरे नंबर पर है लेह, तीसरे नंबर पर है जैसलमेर। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट की बात की जा रही है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात करें डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, 773 डिस्ट्रिक्ट है पूरे इंडिया में, इस चीज को याद रखिएगा। जिले कितने, आपके स्टेट कितने हैं, 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरी, जिसको केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है। अब गांव की बात करें तो 6,40,000 के आसपास गांव है, और सबसे ज्यादा बड़ा जो गांव है वो कौन सा है, उस चीज को याद रख लीजिएगा। तो गहमर करके एक गांव है गाजीपुर का, गाजीपुर बहुत फेमस है, इस चीज को याद रखिएगा। गाजीपुर का एक गांव है गहमर करके, तो यहां पर वो जो गांव है ना, उसमें 25,000, सोच के देखिए, एक गांव में 25,000 लोग रहते हैं और दुनिया का सबसे जनसंख्या वाला गांव है, उस चीज को याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देख लिया हम लोगों ने मोटा मोटी सारी चीजें कि डिस्पैच जो था 1854 ईस्वी में था। ठीक है, मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। राधा कृष्णन आयोग पर यहां पर विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1968 में, 1948 में, 1968 में पहली शिक्षा नीति, 1968 में पहली शिक्षा नीति, 1986 में दूसरी थी, जिसमें आपको 1992 में संशोधन देखने को मिलता है, और 1986 ईस्वी में ही आपको नवोदय विद्यालय की स्थापना देखने को मिल जाता है। और फिर नई शिक्षा नीति एक आई है जो 2020 में है, और इस शिक्षा नीति में 5+3+3+4 देखने को मिलता है। इस चीज को हम लोग डिटेल में दूसरी वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे, तो नीचे लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इसी तरीके की डिटेल चीजें आपको समझने को मिलती रहे। अब यहां पर देखेंगे विशिष्ट बालक की बुद्धि लब्धि सामान्यता होती है। विशिष्ट बालक समझ
लीजिएगा कि क्या है, स्पेसिफिक बालक की बात की जाती है। यहां पर आपने स्पीयरमैन के बारे में पढ़ा होगा कि स्पीयरमैन ने दो चीजों के बारे में बात करी थी, ठीक है, त्रिआयामी चीज के बारे में बात करी थी। पहले उन्होंने दो आयाम के बारे में बात करी थी, फिर उन्होंने तीसरा आयाम जोड़ दिया। पहला आयाम क्या था, जनरल, और दूसरा है विशिष्ट, ठीक है। तो इन दो चीजों के बारे में बात करी थी कि एक होता है सामान्य बालक, एक होता है विशिष्ट। सामान्य बालक जन्मजात होता है, विशिष्ट जो होता है अर्जित की जाती है। अब विशिष्ट बालक क्या होता है, वो सामान्य बालकों से अलग होता है। वो किस तरीके से हो सकता है, विशिष्ट बालक में प्रतिभाशाली भी बालक आते हैं, प्रतिभाशाली बालक आते हैं, मंदबुद्धि बालक भी आते हैं, ठीक है। अब यहां पर आप देखोगे कि दिव्यांग बालक भी यहां पर विशिष्ट बालकों की श्रेणी में आ जाते हैं, जैसे कि आंख से अंधा, फिर कान से बहरा, ये जो बालक हैं ये भी आपके विशिष्ट बालकों की श्रेणी में आ जाते हैं। तो इनके लिए अलग अलग चीजें देखने को मिल जाती है। शिक्षा किस तरीके से देनी ये भी देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहां पर विशिष्ट बालक का मतलब ये हमेशा नहीं सोचना है कि मंदबुद्धि बालकों की बात की जा रही है। विशिष्ट बालक जो कि सबसे अलग होते हैं उनको विशिष्ट कहा जाता है, जिसको स्पेशल बोला जाता है। अब मान लीजिए 40 बच्चे हैं, 40 बच्चों में से कुछ बालक मंदबुद्धि होंगे, कुछ बालक जो होंगे वो स्पेशल होंगे, तो उनको स्पेशल चीजें करने की रिक्वायरमेंट है। अदरवाइज वो सारे बच्चों के जैसे एक हो जाएंगे तो कोई मतलब नहीं बन जाता है। बाकी इस पूरे सेशन में आपको सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी कि स्पेशल बालक के लिए क्या करना है, मंदबुद्धि बालक के लिए क्या करना है। अब सवाल यहां पर यह आता है जो परीक्षा बार बार पूछती है कि विशिष्ट बालक की बुद्धि लब्धि जो है सामान्यतः होती है, तो याद रखिएगा विशिष्ट बालक जो होगा उसकी बुद्धि लब्धि जो होगी वो सामान्यतः 130 प्लस ही देखने को आपको मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। एक्सेप्शनल चिल्ड्रन पुस्तक के लेखक कौन है, तो एक्सेप्शनल चिल्ड्रन जो पुस्तक के लेखक हैं वो कौन है, हेवार्ड और लेंस्की। याद रखिएगा हेवार्ड और लेंस्की। यहां पर एवं और इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, एवं अलग चीज है, मतलब और की बात, हेवार्ड और इनका नाम ही है और लेंस्की, ठीक है। ऑप्शन नंबर सेकंड के साथ चले जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। प्रतिभाशाली शब्द का प्रयोग उन 1% बालकों के लिए किया जाता है जो सबसे अधिक बुद्धिमान होते हैं। तो याद रखिएगा प्रतिभाशाली बालक की बात की जा रही है। आप प्रतिभाशाली हो तो आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। अगर नहीं हो तो प्रतिभाशाली बनना चाहते हो, लेकिन यहां पर जहां पर भी 1% की बात की जाएगी, याद रखना वो स्किनर है, ठीक है। जहां पर भी आपको कथनों में 1% की बात की जाएगी तो 1% जहां पर भी आपको दिखे वो क्या दिखेगा, स्किनर देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिभाशाली बालकों में पाया जाता है, क्या पाया जाता है, तो याद रखिएगा अंतर्दृष्टि। किसने दिया था अंतर्दृष्टि सूच का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि सूच का सिद्धांत किसने दिया था, अंतर्दृष्टि, मतलब कि आपके अंदर की दृष्टि की बात की जा रही है। अमूर्त चिंतन, जो चीज दिखता नहीं है उसके बारे में भी सोचने की बात की जा रही है। अन्वेषण मतलब ऑब्जर्वेशन की बात की जा रही है, ठीक है, कि ऑब्जर्वेशन में जैसे कि कोई चीज आपके सामने है, अब आपको उसके सामने रख दिया जाएगा और बोला जाएगा आपकी क्या राय है, तो आप उसमें अपनी राय देने की कोशिश करोगे, आप अपने दिमाग से सोचने की कोशिश करोगे, आप कहीं ना कहीं अपने अंदर की दृष्टि से देखने की कोशिश करोगे। दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाएंगे। अंतर्दृष्टि सूच का सिद्धांत जो है वो किसने दिया था, वो कोहलर ने दिया था, इस चीज को याद रखना। अब यहां पर अमूर्त चिंतन के बारे में कौन बताते हैं, पियाजे साहब बताते हैं अपनी चौथी स्टेज के बारे में कि अमूर्त चिंतन जो होता है वो कब होता है, 11 से 15-16 की एज में। अन्वेषण जो होता है ऑब्जर्वेशन करके शिक्षा देने की बात की जाती है, नई शिक्षा नीति भी कहती है, एनसीएफ 2009 भी कहता है, तो इस चीज को याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा हेतु कौन सी विधि सबसे सफल होती है। अब यहां पर प्रतिभाशाली की बात की जा रही है, ये एक विशिष्ट बालक है, मंदबुद्धि भी एक विशिष्ट बालक है, जिनको स्पेशल रिक्वायरमेंट की रिक्वायरमेंट होती है तो वो दी जाती है, ठीक है। दिव्यांग बच्चे हैं उनको भी एक विशिष्ट बालक कहा जाता है, उनको भी जैसे श्रवण बाधित है तो उसको सुनने वाले यंत्रों से मतलब नहीं है, उसको प्रदर्शन करके चीजों को, क्रिया करके चीजों को दिखाई जा सकती है, जैसे हाथों का सहारा लिया जाता है, ठीक है। तमाम चीजें हैं, धीरे धीरे चीजों को सीख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो प्रतिभाशाली जिसका IQ लगभग 130 प्लस होता है उसके बारे में बात की जा रही है, तो याद रखिएगा IQ वाले बच्चों को क्या दिया जाता है, एक प्रोजेक्ट दिया जाता है उस पर काम करने के लिए। जैसे आप 40 बच्चों में सबसे इंटेलिजेंट हो तो शिक्षक जो होगा सबसे इंटेलिजेंट बच्चे को क्या करेगा, प्रोजेक्ट बनाने का कार्य करेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सबको प्रोजेक्ट सबको देगा तो सब तो करेंगे नहीं, एक इंटेलिजेंट बच्चा उस प्रोजेक्ट पर लग करके काम करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो यहां पर शिक्षक का भी काम होता है कि यहां पर अपने छात्रों को समझे कि किस छात्र को किस चीज की रिक्वायरमेंट है। सबसे बड़ा मुश्किल काम तो यही है जो छात्र शिक्षक इन सभी चीजों से बचना चाहते हैं, ठीक है। हमें पता है कि आपको कौन से क्वेश्चंस पढ़ाने और कौन से क्वेश्चंस परीक्षा में आते हैं, वो चीज हमने समझ लिया तो आपका काम आसान हो गया। यूपी टेट में आप लोगों ने देखा ही था, मुझे पता है कि क्या क्या परीक्षा प्रश्न पूछती है, उन प्रश्नों को मैंने पढ़ाया, आप लोगों ने 110 115 प्लस मैक्सिमम बच्चे यहां पर लेकर के आए हैं, ठीक है।
चलिए देखेंगे, यहां पर देखेंगे योजना प्रोजेक्ट दी जाती है तभी चीजें सीखते हैं बच्चे, ठीक है। टर्मन किस सन में बुद्धिलब्धि की वितरण की तालिका दी थी? तो याद रखिएगा 1916 में। बुद्धि के बारे में हम लोग कल या परसों जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है उसको देखेंगे और साथ में डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। 1916 में टर्मन, ठीक है। बीने साइमन आप लोगों ने सुना ही होगा, टर्मन भी सुना ही होगा, लेकिन ये सारे टर्म्स हैं क्या क्या, इसके बारे में हम आराम से समझेंगे, परेशान नहीं होना है, ठीक है। 1916 याद रखिएगा, टर्मन ने 1916 में इस चीज के बारे में बात करी थी। जिन बालकों की बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है, देखिए बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है, आप इस चीज को याद रखिएगा, 90 से लेकर के 110, ये परीक्षा बार बार पूछता है, इसको बोला जाता है सामान्य बुद्धि। इसके अलावा आप देखोगे ना, इसके अलावा आप अलग अलग किताबों में अलग अलग चीजें देखने को मिलेगी। अति उत्कृष्ट बुद्धि, सुदृढ़ बुद्धि, फिर उसके बाद तीव्र बुद्धि, बहुत तरीके की बुद्धियों के बारे में बात की जाती है, तो उसमें चक्रों में न रहो, ये सवाल बार बार पूछा जाता है। और प्रतिभाशाली के बारे में, तो प्रतिभाशाली बालकों का जो आईक्यू होता है लगभग 140 प्लस होता है, ठीक है, 130 प्लस होता है, इस चीज को याद रखना। 140 किसने बोला था, इस चीज के बारे में हम देखेंगे आगे। 130 मोस्टली बोला जाता है कि प्रतिभाशाली बालकों का जो आईक्यू होता है 130 से 140 के बीच में होता है, लेकिन 140 प्लस किसने बोला था ये देखेंगे आगे, ठीक है। तो यहां पर 70 प्लस, 70 से कम किसकी बुद्धि लब्धि होती है? मंदबुद्धि बालकों की होती है। किसने कहा था? क्रो एंड क्रो ने कहा था। तो याद रखिएगा, कौवे ने क्या कहा था? कौवे ने, देखिए अदरवाइज मत लीजिए, चीजों को सीखने के लिए, सिखाने के लिए बात की जा रही है, ठीक है। तो क्रो मतलब इंग्लिश में बोला जाता, कौवा हिंदी में बोला जाता, गलत क्या बोला आपने, ठीक है। अब कौवे ने, क्रो एंड क्रो ने क्या बोला कि मंदबुद्धि बालक जो होता है वो 70 से कम होता है, और इसीलिए कौवे क्या होते हैं? तीव्र हो जाते हैं। जैसे कौवे के पास आप जाओगे तुरंत उड़ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो आपसे ज्यादा तीव्र हैं, ठीक है। आपकी आईक्यू कितनी है? 70 हो गई, उनकी उससे ज्यादा है, क्योंकि इनको क्या लगेगा, सबकी आईक्यू कम ही है, तो सिंपल सी बात है, कौवे को लगता है सबकी आईक्यू कम है, इसलिए वो तेज बनता रहता है, ठीक है। तो 70 से कम आईक्यू कौवे की है, इस चीज को याद रखिएगा। 1% स्किनर और 70 से कम यहां पर किसका देखने को मिलता है? क्रो एंड क्रो। मंदबुद्धि बालकों के लिए कौन से शिक्षण विधि सफल होती है? तो मंदबुद्धि बालकों के लिए दोस्त यहां पर याद रखिएगा, प्रदर्शन विधि जो होगी सबसे इंपॉर्टेंट रोल। प्रश्न का उत्तर दे नहीं सकते, व्याख्यान करोगे सर से ऊपर निकल जाएगा, तो प्रदर्शन करके दिखाना होता है मंदबुद्धि बालकों को। इस चीज को याद रखिएगा, मंदबुद्धि बालकों को क्या करके दिखाना होता है? प्रदर्शन करके दिखाना होता है, ताकि चीजों को वो समझ सके। और दिमाग में आपको पता है, जैसे फिल्म देखोगे तो किसी को भी फिल्म याद हो जाती है, लेकिन उसी बालक को अगर पढ़ा दो और बोला जाए कि अब बताओ क्या क्या पढ़ाया, तो बच्चा भूल जाता है। तो इसीलिए प्रदर्शन करके चीजों को दिखाना है। श्रवण दोष से ग्रसित बालक को क्या किया जा सकता है? तो याद रखिए, प्रश्नोत्तर, प्रश्न पूछोगे तो उसे सुनाई नहीं देगा, व्याख्या करोगे तो सुनाई नहीं देगा, प्रदर्शन करोगे तो उसमें भी आवाज का सहारा लगेगा, बिल्कुल नहीं, क्रिया करके, हाथों के सहारे क्रिया करके उसको बताया जा सकता है, तब जाकर के श्रवण से दोष से जो ग्रसित बालक है उसको यहां पर चीजें सीख पाएगा। वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा दोस्तों, शेयर जरूर कीजिएगा, और नीचे लाल बटन दबा के सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि इसी टॉपिक वाइज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आए आपको वो ये पढ़ लेना यार, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाता है। बाकी हम लोग तो मैराथन करते ही हैं। श्रवण दोष से स्थापित प्रथम विश्वविद्यालय कहां पर है? याद रखिएगा, श्रवण दोष से, श्रवण दोष मतलब कि कान से सुन नहीं सकते आप, ठीक है, तो उससे कहीं ना कहीं आप देखोगे कि उससे स्थापित प्रथम विश्वविद्यालय जिसमें बच्चे पढ़ते हैं वो कौन सा है? यूरोप में, ठीक है। यूरोप एक महाद्वीप है, इस चीज को याद रखिएगा, देश नहीं है। ब्रेल पद्धति की खोज कब हुई थी? तो याद रखिएगा, ब्रेल पद्धति की खोज कब लुइस ब्रेल ने करी थी। लुइस ब्रेल पढ़ने में ठीक ठाक थे, पढ़ना चाहते थे, लेकिन वहां पर आंखों में कमी होने की वजह से, आंखों में रॉड जाने की वजह से बताया जाता है कि उनकी आंखें खराब हो गई, और उन्होंने 1930 में क्या किया? उन्होंने यहां पर खोज कर दी किस चीज की? एक ऐसी पद्धति की जिसमें 6 उभरे हुए संरचना होते हैं, जिसको छू करके, जिसकी आंख नहीं है, जो पूर्ण रूप से देख नहीं सकता, वो इस पद्धति का यूज करके लिख पढ़ सकता है और समाज के साथ समायोजन बना सकता है, ठीक है। चलिए इस चीज को याद रखिएगा आप लोग। छड़ी भ्रमण, अब देखिए छड़ी, आप लोगों ने बचपन में देखा होगा, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो छड़ियों का सहारा लेकर के चलना स्टार्ट करते हैं, चलते हैं। तो छड़ी भ्रमण, सिंपल सी बात है, छड़ी को लेकर के भ्रमण करना मतलब घूमने की बात की जा रही है, तो कौन से बालक होंगे? वो अंध बालक होंगे जो छड़ी के सहारे यहां पर घूमते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, मंदबुद्धि बालकों को शिक्षा दी जानी चाहिए। तो मंदबुद्धि बालकों को, जैसे कोई बच्चा है मंदबुद्धि है, तो अभी हम लोगों ने इससे पहले देखा कि मंदबुद्धि बालकों को प्रदर्शन विधि के द्वारा यहाँ पर शिक्षा दी जानी चाहिए, जिससे कि चीजें उनको समझ में आए। जैसे फिल्म दिखाया, फिर या नाटक करो, या फिर उनके सामने डॉग बन जाओ, उनके सामने कबूतर बन जाओ, तोता बन जाओ, मैना बन जाओ, जो बन जाओ, प्रदर्शन करो, ऐसा ऐसे जोकर बन जाओ, और उसके सहारे सिखाने की कोशिश करो। मंदबुद्धि बालक जो होते हैं ऐसे ही सीखते हैं, ठीक है। चलिएगा,
खोज रूप मौखिक रूप से सीखने की क्षमता को क्या कहा जाए। कितना शानदार मैंने बताया भी है, चैनल पर जा करके देख लेना, उसके बाद जीवन में भूलोगे नहीं। डिसेबिलिटी के बारे में सारी चीज़ें बताई है, मैंने बताया भी था। डिसेबिलिटी और डिजीज अलग अलग चीज़ें हैं। डिजीज में बीमारी हो जाती है और डिसेबिलिटी मतलब कि वो जन्मजात कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है जो बच्चे नहीं सीख पाते। अब देखिए मैंने आपको बताया था डिसलेक्सिया पढ़ने से रिलेटेड होता है, पठन से रिलेटेड। फिर डिस्ग्राफिया लिखने से होता है, और अफेजिया डिफेजिया जो होता है वो किससे, बोलने से। बोलना मतलब मौखिक। तो पठना डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया लिखना, बोलना अफेजिया डिफेजिया। तो डिफेजिया अफेजिया यहाँ पर जहाँ पर भी दिखता है बोलने से मौखिक रूप से। अब जहाँ पर तीनों एक साथ आ जाएं वो होता है अप्रेक्सिया, इसको भी याद रख लीजिएगा। जहाँ पर तीनों एक साथ आ जाएं वो हो जाता है अप्रेक्सिया। तो सिंपल सी बात है, सिर्फ बोलने की बात की जा रही है, कम्युनिकेशन की बात की जा रही है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ जाएंगे। बाकी कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए कितने सही किए हैं आपने अब तक, ठीक है। चलिएगा, मंद बुद्धि बालकों की शिक्षा पर जोर देने वाला पहला देश कौन सा है। मंद बुद्धि बालकों की शिक्षा पर जोर दिया गया था कब, अमेरिका के द्वारा। इस चीज को याद रखिएगा, अमेरिका के द्वारा यहां पर मंद बुद्धि बालकों के लिए जोर दिया गया था। कैसे याद रखेंगे, देखिए मंद बुद्धि बालकों, बहुत सारे लोग टैलेंटेड लोग हैं इंडिया में, लेकिन अमेरिका में जाते ही क्या बन जाते हैं, सीईओ बन जाते हैं, कुछ बन जाते हैं, कुछ बन जाते हैं। यहां से हमारी उम्र में नहीं जाते हैं, उनके दादा परदादा गए होते हैं और उनके लड़के वहां पर चमत्कार पर चमत्कार करते हैं। और इसके पीछे का रीजन क्या है, क्योंकि अमेरिका जो है ना टैलेंट को समझता है, ठीक है। तो वहां पर टैलेंट की वैल्यू है। अब यहां पर देखोगे वहां पर मंद बुद्धि बालक भी होगा तो अमेरिका क्या करेगा, उसको प्रतिभाशाली बालक बना देगा। कैसे, क्योंकि उसके पास भाई औजार है, उसके पास टेक्निक है, ठीक है। वो विश्वगुरु बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं, और विश्वगुरु है भी। तो याद रखिएगा अमेरिका इन सभी टैलेंट को समझने की कोशिश करता है, इसलिए मंद बुद्धि बालकों के लिए उन्होंने क्या खोल रखा है, एक बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी खोल रखा है, और उन्होंने चीजों को समझने की कोशिश की, ठीक है। श्रवण दोष होने का कारण बताइएगा। तो देखिएगा श्रवण दोष के कारण क्या हो सकते हैं, जैसे कि मान के चलिए कि जन्म से जैसे 9 महीने का, जैसे कि मान के चलिए कि 9 महीने का टाइम होता है गर्भ में, ठीक है। 8 महीने में बच्चे का जन्म हो जाता है तो भी ठीक ठाक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत सारे बच्चे जो प्री मैच्योर जन्म ले लेते हैं, जैसे कि 7वें महीने में ले लेते हैं, 6.5 महीने, 7 महीने, 7.5 महीने पर, तो यहां पर पॉसिबिलिटी ये है कि उनके कान जो है वो विकसित ना हो, ठीक है, वो उतना न्यूट्रिशन ना एब्जॉर्ब किए हो, तो जिसकी वजह से हो सकता है कि जन्म से पहले भी उनको दिक्कत देखने को मिल सकता है। और कई बार क्या होता है कि आप बहरे हो, आपके जनरेशन में कोई बहरा है, तो हो सकता है वो वंशानुगत आपको यहां पर देखने को मिल जाए। तो ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएंगे, दोनों चीजें हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए पूछा जाता है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसीलिए इन प्रश्नों को निचोड़ एक बार देख जरूर लीजिएगा, और पीडीएफ टेलीग्राम पर पढ़ जरूर लीजिएगा। इच्छा करे तो टेलीग्राम से जुड़िएगा जरूर, ठीक है। किस देश की सरकार प्रथम बार मंद बालक और पिछड़े बालक में भेद किया था, बताइएगा इस चीज के बारे में। तो सिंपल सी बात है, ब्रिटेन जो है यहां पर देखने को मिलता है, ब्रिटेन जो है मंद बुद्धि और पिछड़े बालक में फर्क देखने को मिल जाता है। अब देखिएगा मंद बुद्धि बालक क्या होता है, जैसे कि मंद बुद्धि बालक वातावरण वगैरह सब कुछ मिल रहा है, सब कुछ बहुत बढ़िया मिल रहा है, लेकिन यहां पर क्या है, बच्चा मंद बुद्धि का है, ठीक है। अब एक बच्चा जो है वो प्रतिभाशाली है, प्रतिभाशाली है, लेकिन उसको एजुकेशन देने से मना कर दिया जाता है, एजुकेशन नहीं दिया जाता है, स्कूल में जाता है उसको भगा दिया जाता है, तमाम तरीके की चीजें हैं, पापा नहीं है, मम्मी नहीं है, तो बड़े पापा उसको पढ़ाना नहीं चाहते हैं, तो तमाम तरीके की प्रतिभाशाली बालक जो है वो भी क्या होता है, पिछड़ जाता है। और जब स्कूल में जाता है तो पता चला कि जब जो बच्चा प्रतिभाशाली था, जो बच्चा 10 साल का था, बहुत अच्छा प्रतिभाशाली था, 5 साल न पढ़ने की वजह से 15 साल का हो गया, और आज वो जो है ना 15 साल के बच्चों के साथ जब बैठता है तो उसके अंदर वो प्रतिभाशीलता जो होती है नहीं होती है। रीजन क्या होता है, वो पिछड़ चुका होता है, क्योंकि उसको वो माहौल नहीं मिल पाता है। तो मंद बुद्धि जो बालक होते हैं वो बालक होते हैं आपको किस तरीके से, वो दिमागी तौर पर उनका आईक्यू लेवल थोड़ा सा कम होता है, और पिछड़ा बालक वो होता है जो कि आपका यहां पर देखने को मिलता है कि उसको समाज के द्वारा या फिर किसी भी तरीके से वो किसी भी तरीके से वो अपने संसाधनों का इस्तेमाल नहीं कर पाता, जिसकी वजह से बाकी बच्चों के कंपैरिजन में वो पिछड़ जाता है। तो इन दोनों में भेद किसने सबसे पहले बताया, वो है आपका ब्रिटेन ने, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा, इन दोनों में फर्क होता है, मंद बुद्धि और पिछड़े बालक में फर्क होता है। पिछड़ा बालक जो है प्रतिभाशाली हो सकता है, मंद बुद्धि बालक जो है अच्छे वातावरण में हो सकता है। प्रतिभाशाली बालक की आईक्यू 140 होती है, किसने बोला था, ये बहुत अच्छा सवाल है, इसके बारे में बताइएगा किसने बोला था। भैया बुद्धि के बारे में बुद्धि वाला ही बता सकता है, स्किनर का बुद्धि से बहुत ज्यादा कनेक्शन तो है नहीं, लेकिन उन्होंने 1% वाली बात बोली है, ठीक है। रॉस के बारे में नहीं है, भाटिया ने यहाँ पर भाटिया बैटरी के बारे में बुद्धि परीक्षण इन्होंने करा था, ठीक है, इंडिया के थे, लेकिन टर्मन ने 1916 में बताया था, और आईक्यू के बारे में 140 के बारे में बताया था। प्रतिभाशाली बालकों का जो आईक्यू होता है 130 प्लस होता है। देखिए 140 प्लस अगर ऑप्शन दिखता है आपको तो आप 140 प्लस ऑप्शन में सही करके आएंगे, लेकिन अगर 130 प्लस दिखता है तो 130 प्लस करके आएंगे। अब देखिए आईक्यू के बारे में किसने, टर्मन ने क्या बोला था, 140 प्लस वाला जो बच्चा होता है वो आईक्यू उसका
तेज होता है। अब नई शिक्षा नीति के बारे में हमने पहले ही क्वेश्चन में सारी राम कथा सुन ली है, तो यहां पर अब ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। नई शिक्षा नीति जो है लागू हुई है, इस चीज को आपको पता है कि 1986 में लागू हुई है। अब 2020 वाली जो नई शिक्षा नीति है वो भी लागू हुई है। कब लागू हुई है कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। 2020 में लागू हुई थी, तो वो कब लागू हुई थी 2020 में, डेट क्या थी, वो चीज आप कमेंट बॉक्स में छापेंगे। देखते हैं आप कितना रिसर्च करते हो। बाकी आज के जो टॉप 20 क्वेश्चन है यहां पर देख लेंगे। मोस्टली देखा जाए तो इसमें से 18 क्वेश्चन ही जो थे वो बाकी 2 क्वेश्चन इसमें रिपीटेड हैं, जो आप लोगों के टेस्ट को देखने के लिए था। 18 क्वेश्चन जो है बार बार पूछे जाते हैं, इस चीज को आप तैयार कर लीजिएगा। परीक्षा में इससे बाहर ज्यादा पूछा नहीं जाता विशिष्ट बालक से, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बार बार पूछेगा वही प्रश्नों को हमने देख लिया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देंगे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें नीचे लाल बटन सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, रिवीजन करने के लिए आपको चीजें मिल जाएंगी। 1986 में आपका यहां पर देखने को मिलता है नई शिक्षा नीति, 1992 में संशोधन हुआ था, 1968 में पहली बार था, 2020 में नई शिक्षा नीति आ चुकी है। ठीक है, टेक योरसेल्फ, बाय बाय।